अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे थे टाइप्स और काइंड्स ऑफ टैक्स। ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि टैक्स की कौन सी टाइप्स हैं, या ये भी पूछा जा सकता है टैक्स की कौन सी काइंड्स हैं, या ये भी पूछा जा सकता है टैक्स को किस किस क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जा सकता है, या टैक्स की कौन सी क्लासिफिकेशन है। ठीक है। हमने कहा कि दो बेसिस हैं जिनके ऊपर हम टैक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, या उसकी टाइप्स बना सकते हैं, या उसकी काइंड्स बता सकते हैं। ठीक है। सो एक बेस जो हमारे पास है वो है टैक्स रेट। ठीक है। एक ये बुनियाद है जिसके ऊपर आप टैक्स को क्लासिफाई कर सकते हो। इस बुनियाद के ऊपर हमने कहा कि टैक्स रेट की बेसिस के ऊपर तीन टाइप्स बन सकती हैं। एक को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है। एक को हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है। और एक को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। ये तीन टाइप्स बनती हैं। फिर हमने कहा कि एक और बेसिस है जिनके ऊपर हम टैक्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो है एबिलिटी टू शिफ्ट द बर्डन। ठीक है। टैक्स का जो बोझ है, टैक्स का जो बर्डन है, क्या वो हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं? इस एबिलिटी के ऊपर, इस सलाहियत के ऊपर हम टैक्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। सो अब वन बाय वन हम ये दोनों जो बेसिस हैं इनको डिस्कस करेंगे, और इन बेसिस के मुताबिक जो टैक्स की क्लासिफिकेशन होती है उनको भी डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं हम पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरफ। ठीक है। सो ये जो बेसिस है हमारी एबिलिटी टू शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स, इस बुनियाद के ऊपर अब हम टैक्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स जो होता है ये एक ऐसा टैक्स होता है जो पे करता है डायरेक्टली बंदा टू दी गवर्नमेंट। ठीक है। एक ऐसा टैक्स जो कि डायरेक्टली पे किया जाता है, किसको? गवर्नमेंट को। बाय द पर्सन ऑन विच इट इज या इट वाज इम्पोज, जिसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया था वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा। ऐसे टैक्स को हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। इसका जो बर्डन होता है ना टैक्स का, ये किसी और पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। लाइक ये बंदा है, इसने कमाई इनकम, इस इनकम के ऊपर ये खुद डायरेक्टली टैक्स देगा गवर्नमेंट को। इसको कहेंगे हम डायरेक्ट टैक्स। मतलब जिसके ऊपर ये टैक्स लागू होता है, अगर वो डायरेक्टली खुद गवर्नमेंट को जमा करवाए तो ऐसे टैक्स को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आई कैप मोस्टली क्वेश्चन लाजमी बनाता है। ठीक है। कि कोई भी एक यहाँ से टैक्स उठाएगा, से हम ये वाला उठा लेते हैं इनहेरिटेंस टैक्स। ये किसकी एग्जांपल है? डायरेक्ट की या इनडायरेक्ट की? तो आपको ये बताना है कि ये एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स की। सेम इसी तरह बाकी केसेस में होता है। ठीक है। सो जो एग्जांपल्स हैं ये आपके सिलेबस में सिर्फ नाम की हद तक हैं। इनको आप जब पढ़ोगे आगे जाके कैफ और फाइनल्स में, तब आपको डिटेल में समझ आएगा। बट हम थोड़ा बहुत इसका जो है ना वो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है आपकी कमाई पे लगाया जाने वाला टैक्स। ठीक है। जब कोई बंदा कमाई करता है, इनकम करता है, तो उसकी इनकम के ऊपर टैक्स होता है। जैसे कोई बंदा सैलरी इनकम कमा रहा है तो वो उसके ऊपर टैक्स देगा। कोई बंदा बिजनेस इनकम कमा रहा है, वो उसके ऊपर टैक्स देगा। कोई बंदा प्रॉपर्टी से जो है ना रेंट कमा रहा है, ठीक है, रेंट इनकम कमा रहा है, वो उसके ऊपर टैक्स देगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स को वैसे अलग भी लिखा गया, मतलब प्रॉपर्टी से कमाया जाने वाला टैक्स जो है उसके ऊपर अलग भी टैक्स लगता है। पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी टैक्स, जो प्रॉपर्टी से इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो इनकम टैक्स में लगता है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, लाइक एक बंदे के पास 5 घर हैं, ठीक है, इस 5 घरों को रखने पे अगर उस पर टैक्स लगेगा ना, तो वो सेपरेट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। मतलब अगर आपका किसी जगह पे आपकी प्रॉपर्टी या जमीन है, उसके ऊपर जो आप टैक्स दे रहे होगे वो बेसिकली इनकम के ऊपर नहीं दे रहे, आप अपने एसेट के ऊपर दे रहे हो, तो ये उस टैक्स की बात हो रही है। ठीक है।
तो दो बातें होंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स जो था वो अलग बता दिया, और प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स मैंने कहा कि वो आपका इनकम टैक्स में जाएगा। सो यहाँ पे क्लियर रखना है, इनकम टैक्स जो होता है वो आप कोई भी जब कमाई करोगे उसके ऊपर टैक्स होगा, चाहे वो आप रेंट से कमा रहे हो, चाहे वो आप बिजनेस से कमा रहे हो, चाहे सैलरी से कमा रहे हो, और भी जिस तरीके से भी आप कमा रहे हो, शेयर्स लेके बेच के उस पर कमाई कर रहे हो, ये सारे का सारा आपका इनकम टैक्स होता है। ये इनकम टैक्स है आपकी कमाई के ऊपर टैक्स। एक है प्रॉपर्टी टैक्स, यानी कि अगर आपके पास एसेट्स हैं, एसेट्स से मुराद क्या है, अगर आपके पास लैंड है या बिल्डिंग है, आपका घर है अपना, या आपके पास प्लॉट्स वगैरह हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट। ये क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, ये अलग है, ये कमाई के ऊपर नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है। फिर एक आ जाता है इनहेरिटेंस टैक्स, आपको विरासत में कोई चीज मिली है उसके ऊपर अगर टैक्स लगेगा तो वो इनहेरिटेंस टैक्स कहलाएगा। फिर है कैपिटल गेन टैक्स, आपने शेयर्स खरीदे, पता है ना कंपनीज के शेयर्स होते हैं, जैसे नेस्ले के शेयर्स बिक रहे होंगे, ठीक है, निषाद के शेयर्स बिक रहे होंगे, जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं उनके शेयर्स बिक रहे होते हैं, इस तरह शेल के शेयर्स बिक रहे होंगे, पीटीसीएल के शेयर्स बिक रहे होंगे। आपने एक शेयर खरीदा 50 रुपए का, एक शेयर, ठीक है, आपने बेचा 70 का, तो आपने इस पे मुनाफा कमाया, 50 का लेके 70 का बेचा तो 20 रुपए आपने कमाए। ये जो है ये आपका कैपिटल गेन है, ठीक है, ये कैपिटल गेन। इसके ऊपर अगर टैक्स लगेगा तो वो भी बंदे ने डायरेक्टली खुद ही पे करना है। अच्छा, फिर है कॉरपोरेशन टैक्स, मतलब कॉरपोरेशन से मुराद क्या है, कंपनी। ठीक है, एक कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया है वो उसके ऊपर टैक्स देगी, तो ये भी डायरेक्ट टैक्स होता है, उस कंपनी ने खुद ही पे करना। ये वो सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें जिसके ऊपर टैक्स लग रहा होता है वो डायरेक्टली खुद गवर्नमेंट को पैसे दे रहा होता है, डायरेक्ट दे रहा होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट इनकी जो हेडिंग्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अच्छा, इसकी एडवांटेज की अगर बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस में ये कहा जाता है कि ये इक्विटेबल टैक्स है। ठीक है, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा टैक्स होगा। ठीक है, हायर द इनकम हायर द टैक्स। ठीक है, जो ज़्यादा कमा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स की एक खूबी है, उसकी एक अच्छाई है, उसका एक एडवांटेज है कि जो ज़्यादा इनकम कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स देगा, और जो कम इनकम कमाएगा वो कम टैक्स दिया करेगा। ये बनाता है इस टैक्स को इक्विटेबल, यानी कि मसावी सलूक करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा टैक्स ले लो डायरेक्ट टैक्स में, जो कम कमा रहा है उससे कम टैक्स ले लो। ठीक है, और क्या होता है, इससे क्रिएट होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जो ज्यादा कमा रहा होगा उससे पैसे गवर्नमेंट के पास जाएंगे और वो गरीबों के ऊपर लगेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्थ की इसके साथ अच्छे से, तो ये एक इसका एडवांटेज है। अच्छा, अब क्या है इसका डिसएडवांटेज के पॉसिबल टू अवेट। अवेट का मतलब क्या होता है कि इससे बचना। ठीक है, इससे बचना वो पॉसिबल है कि आप इससे बच जाओ। आप डायरेक्ट टैक्स से कैसे बचोगे, देखो आप पैसे कमा रहे हो ना, मैं फॉर एग्जांपल मैं सैलरी कमा रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं महीने की 20,000 रुपये सैलरी कमा रहा हूँ, मुझे इसके ऊपर से के टैक्स देना है। 20,000 रुपये की सैलरी के ऊपर टैक्स नहीं है वैसे पाकिस्तान में, से के इसके ऊपर मैंने टैक्स देना है। बट मैं कमा रहा हूँ, मुझे पता है मैं कमा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट को कहूँ कि नहीं भाई मैं तो कमा ही नहीं रहा, ठीक है, मेरे पास तो इनकम ही नहीं है, मैं कैश लेता रहूँ अपने एम्प्लॉयर से, बॉस से, और मैं बैंक में जमा ही ना करवाऊँ, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगेगा कि ये कमा भी रहा है कि नहीं कमा रहा। या 6 लाख से ना टैक्स लगना शुरू हो जाता है। अगर कोई बंदा 6 लाख रुपया सैलरी कमा रहा है तो उसको टैक्स देना है। मैं 6 लाख से ऊपर कमा रहा हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ नहीं मैं तो 5,90,000 कमा रहा हूँ, तो मैं टैक्स ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसमें चांसेस हैं कि आप अवेट कर सकते हो, क्योंकि आप खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे होते हो, तो आप कोई भी तरीके से जो है ना वो अपनी इनकम को कम बता के टैक्स अवेट कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स आर इजी टू अवेट, आप इससे बच सकते हो। अच्छा, ये बचना लीगल नहीं है, मतलब इसके ऊपर आपके ऊपर जो है वो पेनल्टीज भी लग सकती हैं, फाइन्स भी लग सकते हैं, लेकिन देर आर पॉसिबिलिटीज कि आप इसको अवेट कर सकते हो। It is possible to falsify tax claims, meaning the correct amount is not always paid, as taxpayer do not declare their exact or equal income, actual income and wealth। इसमें क्या होता है कि लोग अपनी एक्चुअल इनकम और एक्चुअल वेल्थ को नहीं बताते, तो कम टैक्स देते हैं या देते ही नहीं है। ठीक है, तो एक इसमें ये है डिसएडवांटेज कि इसको वेट किया जा सकता है। अच्छा, एडवांटेज क्या है कि इकोनॉमिकल है।
ठीक है, ये सस्ता है, गवर्नमेंट को ये सस्ता पड़ता है। ठीक है, ये सस्ता पड़ता है गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने पड़ते, जिस बंदे ने टैक्स देना है वो डायरेक्टली आके खुद ही जमा करवा देता है। डायरेक्ट टैक्स आर इकोनॉमिकल इन नेचर, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सच टैक्सेस इज लेस कंपेयर टू रेवेन्यू कलेक्शन। इसके अलावा जो टैक्स के अलावा जो रेवेन्यू कलेक्ट करने के जराए हैं, वहाँ पे आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को बंदे हायर करने पड़ते हैं, वो जाके पैसे ले रहे होंगे। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसमें पाकिस्तान में भी इवन ऐसे ही है, बाकी दुनिया के भी जितने कंट्रीज हैं उनमें ऐसे ही होता है, डायरेक्ट टैक्स लोग खुद पे कर देते हैं। गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि आपने ना यकम जुलाई 2000 कोई भी साल है 2024 से लेके 30 जून 2025 से के ये टैक्स ईयर है। कोई भी टैक्स ईयर जो होता है ना, नॉर्मली पाकिस्तान में यकम जुलाई से शुरू होता है, 30 जून को खत्म होता है, तो ये आपका साल है पूरा। इसकी आपने एक रिटर्न फाइल करनी है, इसकी टैक्स के बारे में, इनकम के बारे में आपने गवर्नमेंट को बताना है 30 सितंबर तक। ठीक है, ये आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख, ये वो कम होगी ज़्यादा होगी। तो ये 30 सितंबर तक एक डेडलाइन दी हुई है गवर्नमेंट ने कि इस डेट से पहले पहले आप लोग अपना टैक्स जमा करवा दो। अब हर बंदा डायरेक्टली खुद इस डेट से पहले पहले अपना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, तो आसान है। इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे भाग के जो है ना ज़बरदस्ती टैक्स नहीं वसूल करना पड़ता, तो सस्ता है। अच्छा, अब ये डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो ये अनपॉपुलर है, इसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। ठीक है, पीपल डू नॉट फील गुड व्हेन दे आर आस्क्ड टू पे अ फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम एंड ट्राई टू फाइंड वे टू अवॉइड द टैक्स। ठीक है, अगर आप किसी से भी उसकी इनकम का कोई हिस्सा मांगोगे तो उसको बुरा ही लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये इस वजह से अनपॉपुलर है, लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। अच्छा, फिर इसका एडवांटेज है कि ये सर्टन होता है। ठीक है, सर्टेन का मतलब क्या है कि सबको पता है कि ये कितना टैक्स देना है, जिसकी इतनी इनकम होगी उसको उस हिसाब से टैक्स देना। जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है ना, तो वो बता देती है, लाइक जितनी भी पाकिस्तान में कंपनीज है ना, कंपनी, उन्होंने अपने प्रॉफिट के ऊपर जो है ना वो 29% टैक्स देना है। मतलब एक कंपनी अगर 100 रुपया कमा रही है तो उसने 29 रुपये गवर्नमेंट को जमा करवा देने, ये सर्टन है। सब कंपनीज को पता है कि मैंने अपने प्रॉफिट का 29% देना है। तो इस तरह का जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो सब लोगों को पता होता है कि कितना कितना देना है। अच्छा, जो बाकी लोग हैं ना, जैसे फर्म्स हैं, एओपीज हैं, हम इंडिविजुअल्स हैं, हम लोगों के लिए भी सर्टेन ही है, लेकिन हम लोगों के लिए एक सिंपल रेट नहीं है कि सीधा सीधा 29% सब पे लगेगा। हम लोगों के ऊपर डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, वो स्लैब रेट के हिसाब से लगता है। डिफरेंट स्लैब्स बना दिए गए। पहला स्लैब है जिसकी इनकम अप टू 6 लाख है, उसने टैक्स देना है 0%। ठीक है, जिसकी 6 लाख से ज़्यादा है लेकिन लेस देन 12 लाख है, ठीक है, उसने देना है से के 5%। और जिसकी 12 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, और 18 लाख से कम है, उसने देना है से के 30,000 फिक्स उसने दे देना है। और जो बाकी इनकम होगी, जो 12,000 और इसके 12,000 से ऊपर ऊपर इनकम होगी से उसके ऊपर उसने दे देना है 8.5। सो इस तरह का ना एक स्लैब बना हुआ है, उसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपके टैक्स के रेट्स बढ़ते जाते हैं। लेकिन हर बंदे को पता है, सर्टन है, कि अगर मेरी इनकम इस स्लैब में फॉल कर रही है तो मैंने 5% टैक्स देना है, इसमें फॉल कर रही है तो मेरा ये टैक्स का रेट होगा, साथ में ये फिक्स देनी पड़ेगी। इस तरह के स्लैब रेट्स हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। बट पॉइंट इज के ये थोड़ा सा सर्टन होता है, सब लोगों को पता होता है कितना टैक्स देना है और किस टाइम देना है। ठीक है, गवर्नमेंट कैन एस्टिमेट हाउ मच it will receive tax allowing better planning of the project। अच्छा, जब लोगों को पता है कि हमने कितना टैक्स देना है, उनके लिए ये सर्टेन है, तो गवर्नमेंट को भी किसी हद तक ना अंदाजा होता है कि लोग कितना टैक्स देंगे इस साल। ठीक है, उस अंदाजे की बुनियाद पर ना गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग कर सकती है। ठीक है, जैसे उनको पता होगा कि इतने लोग सैलरीड इनकम है हमारे पास, सैलरी से इनकम कमाते हैं इस इकोनॉमी के अंदर या इस कंट्री के अंदर, वो इतना टैक्स देंगे, तो उस हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। सो कंपैरेटिवली इट्स सर्टेन टैक्स। ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि ये डिस्करेज करता है सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को। आपको याद होगा कि इन्वेस्टमेंट जो होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो कहाँ से शुरू होती है, जब लोग सेविंग करते हैं। ठीक है, जब डायरेक्ट टैक्स लगता है ना, टैक्स जब लगता है तो टैक्स के लगने से लोगों की इनकम कम हो जाती है। जब लोगों की इनकम कम हो जाती है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, तो उनकी कंजम्पशन कम हो जाती है। ठीक है,
तो कंजम्पशन कम हो जाती है बेसिकली। तो जब इनकम कम होगी तो उनका पोर्शन ही कम हो गया, कंजम्पशन भी कम होगी, साथ साथ सेविंग भी कम हो गई। तो जब सेविंग कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज हो जाती है, लोगों के पास पैसे बचते नहीं है, उनके टैक्स इतना लग जाता है कि उनके पास इनकम कंज्यूम करने के लिए नहीं बचते, तो सेव करने के लिए क्या बचेंगे। सो ये डिस्करेज करती है सेविंग को भी, इन्वेस्टमेंट को। इफ टैक्सेस आर टू हाई then it would leave consumer and firm less money to put to other causes that could reap या कट रिवॉर्ड, ठीक है, वो बाकी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते। फिर इसका एडवांटेज क्या है कि ये इलास्टिक या फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। इलास्टिक या फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि जैसे हमने कहा कि कंपनी के केस में ना, उसने अपने प्रॉफिट का 29% टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट ये चाहे कि यार इस दफ़ा हमें ना कुछ टैक्स बढ़ाना है, या हमारा ना इस दफ़ा रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, हमें खर्चे ज़्यादा करने, तो इतना आसान है कि वो चुप करके इसको 39% एक टैक्स रेट को चेंज कर दे, उसके पास 10% के इंक्रीज से पैसे आना शुरू हो जाए, ठीक है। या हमने स्लैब रेट्स की बात की, वो स्लैब रेट के ऊपर जो टैक्स रेट लग रहे हैं उनको बढ़ा दे, तो ये फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक, अपनी मर्जी से गवर्नमेंट बहुत जल्दी जो है ना वो रेवेन्यू को कम ज़्यादा कर सकती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इसकी वजह से लोग जो है ना वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते। अच्छा, प्रैक्टिकली शायद इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन एक इसके हक में ये बात आ सकती है कि ये इसका डिसएडवांटेज है। लोग कहते हैं कि मेरी इनकम ज़्यादा हुई, इनकम अगर ज़्यादा हुई तो मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। हमने डायरेक्ट टैक्स के बारे में ये पढ़ा कि हाइड द इनकम हाइड द टैक्स। लोग कहते हैं कि भाई मैं क्यों ज़्यादा इनकम कमाऊं, जब मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा तो मैं भाई इनकम ही नहीं कमाता। ऐसे वैसे होता नहीं है, लेकिन एक इसके बारे में डिसएडवांटेज का ये आर्गूमेंट आ सकता है कि भाई लोग, आप लोगों को मजबूर कर रहे हो कि वो काम ज़्यादा मेहनत ना करें, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने स्लैब रेट की बात की थी ना, जिसकी इनकम 6 लाख तक है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जिसकी 6 लाख 1 रुपया भी है, ठीक है, 1 रुपया भी है, उसके ऊपर 5% टैक्स है। अब जो बंदा कहीं इधर कमा रहा है 5,80,000 के ऊपर, उसका उसको मैनेजर उसका कह रहा है कि भाई तू ना थोड़ा सा काम और कर ले, तो तेरी ना हम सैलरी कर देते हैं 6,20,000 पूरे साल की। वो कहता ना भाई मैं मजीद काम नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मेरी 6 लाख से ऊपर होती गई ना तो मुझे तो उसके ऊपर 5% देना पड़ेगा सारी इनकम के ऊपर। अभी मैं 5 ऐसी ले रहा हूँ तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा। सो कहीं ना कहीं ये बात की जा सकती है कि इस डायरेक्ट टैक्स की वजह से लोग जो है ना उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता कि वो ज़्यादा मेहनत करें और कमाएं, और मुल्क जो है वो ग्रो करे, इकोनॉमी ग्रो करे। सो हार्ड वर्क को ये जो है ना वो डिस्करेज करता है। अच्छा, उसके बाद ये जो टैक्स होता है ना डायरेक्ट टैक्स, ये एंटी इन्फ्लेशनरी होता है। एंटी इन्फ्लेशनरी हम पढ़ के आ चुके हैं, ये क्या होता है, ये फिजिकल पॉलिसीज के अंदर हमने पढ़ा था। इसकी वजह से ना इन्फ्लेशन भी कम होती है। इन्फ्लेशन कैसे कम होती है कि आप डायरेक्ट टैक्स जो है उसको बढ़ाओ तो लोगों की कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो आपकी, उनके पास जब कंजम्पशन कंज्यूम करने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो कंजम्पशन नहीं करेंगे, तो आपके मुल्क में कंजम्पशन कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपकी प्राइस लेवल इकोनॉमी का वो भी कम हो जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। डायरेक्ट टैक्स रिड्यूस दी डिस्पोजेबल इनकम। जब डायरेक्ट टैक्स लगता है तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। causes the leftward shift in aggregate demand, that is why it helps to controlling the demand pull inflation। अच्छा, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को मैं अभी पेंडिंग कर रहा हूँ, ये इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में हम इसको समझेंगे क्या होता है। उसके बाद जब आप रिवीजन करोगे तो जब ये आएगा वर्ड आपको, तो आप उस टाइम इसको समझ सकोगे। बेसिकली डिमांड के बढ़ने से जब इन्फ्लेशन आ रही होती है तो उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। आगे मजीद डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट की तरफ। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि ये गवर्नमेंट बैठी हुई है ऊपर, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैं ना जो जो लोग चीज़ें खरीद रहे हैं ना, मैं उनसे डायरेक्टली टैक्स नहीं ले सकती, तो मैं एक सिस्टम बनाती हूँ कि जो एक बंदा जो है ना जो चीज़ें बना रहा है, ये मैन्युफैक्चरर है, ये आगे बेचेगा, मैन्युफैक्चरर से कोई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर खरीदेगा, ठीक है। इस डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से शॉप वाला खरीदेगा या रिटेलर खरीदेगा, इस शॉप वाले से जाके कंज्यूमर खरीदेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि यार जो ये चीज़, कोई भी चीज़ है, से ये हम बना लेते हैं एक टॉफ़ी, ठीक है, ये मैं टॉफ़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक टॉफ़ी है,
ठीक है। गवर्नमेंट कहती है ये टॉफ़ी जो भी खरीदे ना, ये है 10 रुपए की टॉफ़ी, वो इसके ऊपर ना 2 रुपए हमें टैक्स दे, मतलब ये 12 रुपए की टॉफ़ी बिके, इसमें से 2 रुपए जो है ना ये हमें टैक्स चाहिए। तो मैन्युफैक्चरर जब बेचेगा इसको, ठीक है, एक टॉफ़ी, तो इससे बदले में 12 रुपए ले लेगा, ठीक है। अब ये जमा करवा दिए इसने गवर्नमेंट को 2 रुपए जो इसके ऊपर टैक्स था। अब ये इसने क्या अपने पल्ले से जमा करवाए? नहीं भाई, इसकी तो 10 रुपए की चीज थी, इसने 12 की बेची है, इस बंदे से 2 रुपए ले लिए, ठीक है, वो जमा करवा दिए, अब इस बंदे ने दिए हुए। अब इसने क्या किया, टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया इसके ऊपर। अब ये क्या करेगा, इससे आएगा शॉप वाला खरीदने, शॉप वाला इससे टॉफी लेगा, बदले में इसको से के 12 रुपए दे देता है, 13 रुपए दे देता है। इस 13 रुपए के अंदर जो है वो 2 रुपए वो हैं जो इसने इसको दिए थे, ठीक है, तो इसने भी रिकवर कर लिए। देखो, डीलर ने पैसे 2 रुपए टैक्स दिए, ये टैक्स मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट किया और जमा करवा दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। अब इसका नुकसान हुआ 2 रुपए का, इसने टैक्स दिया हुआ था, इसने जब आगे बेचा ना तो इसने उससे 2 रुपए ले लिए, इसका नुकसान खत्म हो गया, अब इसने 2 रुपए दिए हुए। अब ये जब कंज्यूमर को बेचेगा ना, उससे 14 रुपए ले लेगा, जिसके अंदर वो 2 रुपए भी शामिल होंगे जो इसने इसको दिए। सो अल्टीमेटली अब इस बेचारे ने टॉफी खानी है, इसने तो आगे बेचनी नहीं है, तो इसको वो 2 रुपए पड़ गए। अब हुआ क्या, इस बंदे के ऊपर वो बर्डन सारे का सारा शिफ्ट हो गया, इस बंदे से ये बर्डन चला एंड सो ऑन। ये एक लंबी चेन होती है, और ये एक पूरा हम इसके ऊपर जो है ना वो पढ़ेंगे, सेल टैक्स पूरा एक डिटेल में आपका जो है ना वो पेपर है जो आप कैश में जाकर पढ़ोगे। सो इस तरह क्या होता है कि एक कंज्यूमर के ऊपर सारा बर्डन डल जाता है और वो शिफ्ट होता होता जा रहा है, मतलब इसमें एबिलिटी है कि आप टैक्स का बर्डन आगे आगे शिफ्ट करते जाओ, ठीक है। सिंपल, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, बिस्किट खरीदते हो, उसके ऊपर सेल टैक्स होता है, आप उसको पे करते हो, वो आगे गवर्नमेंट को अगर पे कर दे तो आपने वो बियर किया, ठीक है। उस बंदे ने खुद से जमा नहीं करवाए तो उसने टैक्स का बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया। सो ऐसे टैक्स को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। If the burden of the tax is possible to shift to someone else is called indirect tax. Indirect tax is that in which impact initial burden of tax and incident ultimate burden, ठीक है, of tax does not remain the same entity। कहते हैं जिसके ऊपर पहले टैक्स का बर्डन पड़ा ना, जिसके ऊपर इनिशियल बर्डन पड़ा, ठीक है, और जिसके ऊपर अल्टीमेट बर्डन पड़ा, ये कंज्यूमर, पहला मैन्युफैक्चरर के ऊपर पड़ा था, अल्टीमेट जो आखिरी था वो कंज्यूमर पे पड़ा था, वो सेम नहीं होते। दिस काइंड ऑफ टैक्स इज कलेक्टेड यूजिंग यूजली बाय एडिंग इनटू द प्रोडक्ट प्राइस। मतलब कोई भी हम चीज़, प्रोडक्ट, गुड खरीदते हैं, उसकी वैल्यू के अंदर ऐड करके ये टैक्स लिया जाता है। इसकी एग्जांपल्स अगेन मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आता है इसमें से, तो आपने याद रखनी है। जनरल सेल टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जनरल सेल टैक्स आपको पता है जीएसटी लगा होता है, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जो कोई भी चीज़ खरीदो उसके ऊपर जीएसटी होता है। अच्छा, इसको वैट भी कहा जाता है, मतलब वैट इटसेल्फ एक अलग टैक्स भी हो सकता है, और वो जीएसटी भी वैट की ही किस्म है। वैट का मतलब होता है वी फॉर वैल्यू, ए फॉर एडिशन या वैल्यू एडिटिंग, एडिशन ही हम कहेंगे, वैल्यू एडिट या वैल्यू एडिशन, ठीक है, और टी फॉर टैक्स। जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जाती है उस तरह ये टैक्स लगता जाता है। इसको वैल्यू एडिशन टैक्स भी कहते हैं, वैट भी कहते हैं, और सेल टैक्स इसकी एक एग्जांपल है। अच्छा, ये चीज़ों के ऊपर लगा होता है नॉर्मली। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भी एक किस्म का टैक्स है इंडायरेक्ट का। ये जब आप इंपोर्ट करते हो चीज़ें तो उस टाइम आप पे लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी, ये जो है ना इंडस्ट्री की चीज़ें जितनी भी होती हैं उनके ऊपर लगता है, ये भी एक टाइप है इसकी इंडायरेक्ट टैक्स की। और फ्यूल टैक्स, ये आपके फ्यूल के ऊपर लगता है, ठीक है, तो ये टाइप्स आपने याद रख लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर। एडवांटेज की बात करें तो ये क्या कर सकता है, कैन करेक्ट एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। टैक्स की मदद से आप जो नुकसानदेह चीज़ें हैं जिनके माशरे के ऊपर बुरे असरात हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, तो ये असरात को करेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हेल्थ से रिलेटेड होती है ना चीज़ें, जिनसे हेल्थ को नुकसान होता है, जैसे अल्कोहल और सिगरेट्स, इनके ऊपर हमेशा बहुत ज़्यादा सेल टैक्स लगाया जाता है ताकि लोगों को डिस्करेज किया जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इसको माशरे पे बुरे असरात डालने से रोकने के लिए भी एज टूल यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। अच्छा, रिग्रेसिव टैक्स, ये रिग्रेसिव वर्ड आप आगे चल के दोबारा पढ़ोगे, बट ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या है, रिगार्डलेस ऑफ इनकम पीपल आर स्टिल फेस्ड विद द सेम टैक्स ऑन द गुड्स। किसी की इनकम जो मर्जी है उसको टैक्स सेम ही देना पड़ता है, ठीक है। एक बंदा साल में 1 करोड़ कमा रहा है, एक बंदा साल में 5 लाख कमा रहा है, ठीक है, एक बंदा साल में से के 1 लाख कमा रहा है,
जब भी ये तीनों बंदे एक बिस्किट का पैकेट लेने जाएंगे उसके ऊपर सेम अमाउंट का टैक्स देंगे। सो ये रिग्रेसिव है। जैसे इनकम बढ़ती है देखा जाए तो हर बंदे को अपनी इनकम के हिसाब से कम टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब 1 करोड़ वाले बंदे के लिए वो कितने परसेंट उसका बनता होगा जो सेल टैक्स वो पे कर रहा होगा, से 18% सेल टैक्स है अगर, वो कितना बन रहा होगा, वो बड़ी माइनस सी अमाउंट बन रही होगी। लेकिन 1 लाख वाले बंदे के लिए वही अमाउंट ज्यादा बड़ी बन जाएगी। सो रिग्रेसिव है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ये आपको टैक्स जो है, टैक्स का रेट जो है ना वो इनकम की निस्बत कम होता जाता है। सो जो ज्यादा गरीब होते हैं उनको ज्यादा बर्डन लग रहा होता है सेल टैक्स का। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ये मैं अगेन कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आपने याद रखना है। आई कैप इसी में घुमाता है कि ये एडवांटेज किसका है। से वो कहेगा रिग्रेसिव जो है ये डिसएडवांटेज है किसका है, डायरेक्ट टैक्स का या इनडायरेक्ट टैक्स का, तो आपको बताना होगा ये इनडायरेक्ट टैक्स का है। अच्छा, नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि इसको इवेट करना, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स में, इसको बचाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे आपकी इनकम की बात नहीं हो रही। यहाँ पे आप किसी भी शॉपकीपर से खरीदने जाओगे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, जब आपके पास इनवाइस आएगी ना उसके ऊपर टैक्स लग के आना है, आपको वो पे करना ही करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते दुकान वाले के पास जाओ, आप उससे एक लेस का पैकेट खरीदो, उसे कहो यार इसमें से ना टैक्स मेरा भाई माफ कर दे मुझे, वो कहेगा यार जा भाई, मैं अगर ये बर्डन तेरे पे शिफ्ट नहीं करूंगा, ये बर्डन मेरे पे पड़ रहा है, मैं तो नहीं माफ कर रहा। सो जब बर्डन शिफ्ट करने की बात आती है, कोई भी अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहता, तो इसको वेट करना, इससे बचना मुश्किल है। ठीक है, डिसएडवांटेज, इसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है। अब हमने पीछे एक पढ़ा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अब है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि अगर एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री कोई चीज़ बना रही है, से कि वो बाइक्स बना रही, ये से कि ये बाइक बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो बाइक बना रहे हैं। बाइक बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, रॉ मटेरियल जब वो खरीदेंगे तो उसके अंदर सेल टैक्स लग के आएगा, चीज़ों के ऊपर तो सेल टैक्स लगता है। तो उसको रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा तो वो जो चीज़ बनाएगा वो महंगी होगी, तो इस तरीके से चीज़ों की प्राइस बढ़ेगी और इन्फ्लेशन आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो ऐड होता जाता है प्राइसेस में, वो प्रोडक्ट जिसकी वजह से प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं, तो ये इसका एक नुकसान है। नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे बात आती है कि इसकी वजह से, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से लोगों के पास जो है ना वो चॉइसेस ज़्यादा हो जाती है। मतलब एक बंदा अगर टैक्स नहीं पे करना चाह रहा, एक बिस्किट के ऊपर जो टैक्स लगा है वो पे नहीं करना चाह रहा, तो उसके पास चॉइस है भाई, वो टैक्स से बच सकता है। कैसे बच सकता है, वो बिस्किट ही ना खाए। एक बंदा सिगरेट के ऊपर टैक्स नहीं देना चाहता तो वो उससे बच सकता है। कैसे बच सकता है, वो सिगरेट ही ना पे पिए। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि इसके लिए लोगों को चॉइसेस होती है। ठीक है, कि इनकम के अंदर तो कोई चॉइस नहीं है, जिसके ऊपर लग गया उसने देने ही देना है, लेकिन इसके अंदर चॉइस है, आप ना खो वो चीज़ नहीं दोगे टैक्स। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ब्लैक मार्केट, काला धंधा। जब आप कोई भी चीज़ भेजते हो उसके ऊपर सेल टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, एक बंदा 100 रुपए की चीज़ दे रहा है, उसके ऊपर वो 18% सेल टैक्स दे रहा है, 118 रुपए की बेच रहा है। वो सोचेगा कि यार मैं अगर ये चीज़ 18 रुपए की एक्स्ट्रा बेच सकूं और मैं गवर्नमेंट को 18 रुपए ना जमा करवाऊं तो कितना फ़ायदा है। ठीक है, वैसे 100 में से हो सकता है वो 5 रुपए कमा रहा हो, लेकिन वो चाहता है कि यार मैं 5 रुपए के साथ साथ 18 रुपए भी तो कमा सकता हूँ। ठीक है, तो वो क्या होता है, लोग ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू कर देते हैं जिसका रिकॉर्ड नहीं रखते वो अपने पास। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इस जैसे मैन्युफैक्चर की बात हो रही है, वहां से कहानी शुरू होती है ना। मैन्युफैक्चर बनाएगा, अपनी चीज को बेचते हुए उसमें सेल टैक्स ऐड करेगा और गवर्नमेंट को जमा कर, अगर वो उस पर सेल टैक्स ऐड करके पैसे ले लेता है और आगे जमा नहीं करवाता तो ठीक है, ब्लैक मार्केट होगी। इफ टैक्सेस मेक्स प्राइसेस टू हाई कैन फोर्स पीपल टू सोर्स गुड फ्रॉम अल्टरनेटिव। ठीक है, इलीगल तरीका, और इस तरह इलीगल तरीका भी प्रमोट होता है कि भाई यहाँ से पाकिस्तान की कोई चीज़ बनी हुई खरीदोगे ना उसके ऊपर सेल टैक्स देना पड़ता है, तो क्यों ना स्मगल चीज़ें खरीदें जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा, उसके ऊपर सेल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो ब्लैक मार्केट प्रमोट होती है, स्टैब्लिश होती है। अच्छा, एडवांटेज है इसका नेक्स्ट के इसकी रेंज बहुत ज़्यादा वाइड है, बड़े ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास। आप सोचो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा सकते हैं भाई। आपके माइंड में जो चीज़ आएगी ना आपके पास, लाइक पेन से लेके आपके पास बुक से लेके मोबाइल से लेके हर चीज़ जो आप देखोगे ना उसके ऊपर गवर्नमेंट सेल टैक्स लगा सकती है, तो उसके पास बहुत ऑप्शन है पैसा कमाने की। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है गवर्नमेंट के लिहाज से। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है कि ये सर्टन नहीं होता, हायर अनसर्टेनिटी होती है। जैसे हमने डायरेक्ट टैक्स में कहा वो सर्टन होता है, गवर्नमेंट को अंदाजा होता है कि यार लोग इतना तो कमा ही रहे होते हैं हर साल,
लोगों की अब एकदम से तो बहुत ज़्यादा इनकम नहीं बढ़ती। नॉर्मली लोग जो सैलरी इनकम कमा रहे होते हैं उनकी सैलरी सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर होती होगी सैलरी। तो उनको पता होता है कि पिछले साल इस बंदे ने इतना टैक्स दिया था, इस दफ़ा इतना देगा या थोड़ा सा ज़्यादा दे देगा। एक सर्टन रहने का वहाँ पे चांस होता है डायरेक्ट टैक्स में। यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर दें तो टैक्स ज़्यादा जमा हो जाएगा, लोग कम खरीदना शुरू कर दें तो कम टैक्स जमा होगा। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट अनसर्टन रहती है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसका फ़ायदा ये है कि ये हेल्पफुल होता है डीमेरिट गुड्स से। ठीक है, डीमेरिट गुड्स को कंट्रोल करने में, जैसे अल्कोहल और सिगरेट्स के ऊपर जब आप ज़्यादा टैक्स लगाते हो, लोग उसकी कंजम्पशन कम कर देते हैं, तो ओवरऑल माशरे पे अच्छा असरात उसके पड़ते हैं। डीमेरिट्स गुड जो हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, हेल्पफुल होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो है ना डिस्टॉर्ट कर देता है मार्केट को, मार्केट को तबाह कर देता है। ठीक है, तबाह किसको करना है, मतलब एक्विलिब्रियम को तबाह कर देता है। कैन लीड टू डिसएक्विलिब्रियम इन द मार्केट, प्रोड्यूसर हैव बीन टैक्स्ड। ठीक है, जिस मार्केट में प्रोड्यूसर टैक्स हो रहे होंगे वो वहाँ पे जो है ना वो एक डिसएक्विलिब्रियम सा पाया जाए। एक और तरह से डिस्टॉर्ट कर सकता है कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके ऊपर टैक्स है, उनमें वैसे प्रॉफिट कम होता है, जब उनके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है तो उसको फिर वो क्या करते हैं, वो उसको बनाना लोग छोड़ देते हैं, वो लग्जरी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं कि एटलीस्ट वहाँ से प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा। सो किसी ना किसी तरह मार्केट को अफेक्ट करता है। सो आपने जितने भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के हेडिंग्स हैं इनको अच्छे से याद करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स की तरफ। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? प्रोग्रेसिव बेसिकली हमने तीन टैक्स की टाइप्स पढ़ी थी, प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। ये किन बेसिस के ऊपर है? ये बेसिस ऑफ रेट ऑफ टैक्स की बात हो रही है। रेट का जो टैक्स का रेट होता है उसकी बेसिस के ऊपर हम जो है ना अब टैक्स को कैटेगराइज कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसकी टाइप्स देख रहे हैं या उसकी काइंड्स को देख रहे हैं। तो पहली काइंड है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? अ टैक्स where the percentage of income paid in taxes increase as income increase। ये केस सुना सुना नहीं आपको लग रहा? हायर द इनकम हायर द टैक्स रेट। ठीक है, तो बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्स था ना ये उसी का ही दूसरा नाम है प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपने डायरेक्टली पे करना होता है। अगर इस नज़रिए से देखो कि बर्डन किस पे ऊपर शिफ्ट हो सकता है तो वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस तरीके से देखो कि रेट के हिसाब से तो उसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहोगे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में नॉर्मली प्रोग्रेसिव टैक्स ही आप दे रहे होते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ना लोगों की, वैसे वैसे टैक्स का जो रेट है ना वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, जैसे सेल टैक्स जो होता है सैलरीज के ऊपर लग रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 0% टैक्स है 6 लाख के ऊपर। ठीक है, 6 लाख से ऊपर और 12 लाख से नीचे नीचे मतलब इनकम बढ़ी तो ये टैक्स रेट हो गया 5%। तो टैक्स रेट बढ़ता आगे जाओ तो हो सकता है 10% हो जाए, 15% हो जाए। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की टाइप। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। अच्छा, ये सेम वही एडवांटेजेस अगर आपको याद हो ना डायरेक्ट टैक्स के, तो ये वही हैं, इनकी बस हेडिंग्स चेंज हो गई है, बातें ऑलमोस्ट हम वही कर रहे होंगे, तो मिलते जुलते हैं। पहला एडवांटेज क्या है कि बिल्ट इन स्टेबलाइजर। ठीक है, बिल्ट इन स्टेबलाइजर का मतलब क्या है कि प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो वर्क करता है एज बिल्ट इन स्टेबलाइजर, एज रेट इज आल्सो एडजस्टेड, ऑटो एडजस्टेड। ठीक है, ऑटोमेटिकली रेट एडजस्ट हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स इज हेल्पफुल टू एग्रीगेट डिमांड मैनेजमेंट। अच्छा, खुद ब खुद कैसे होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको एक स्लैब रेट बताया, स्लैब रेट के अंदर जो है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी, पहले से बताया गया है, उसका टैक्स बढ़ता जाएगा। सो ये बिल्ट इन स्टेबलाइजर होता है, जो जितना अमीर होगा, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। सो एक ये इसका एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये डिस्करेज करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। ठीक है, आपको पता है जब आप ज़्यादा इनकम करोगे तो आपको टैक्स रेट ज़्यादा लगेगा, तो भाई फिर लोग डिस्करेज हो जाएंगे हार्ड वर्क से, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। ये किसी हद तक कहा जा सकता है। अच्छा, इक्विटेबल होता है, मसावी होता है, जो ज़्यादा कमा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स है, जो कम कमा रहा है उसके ऊपर कम टैक्स है। लेकिन ये यहाँ पे अवेयन जो है वो की जा सकती है, जैसे हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा। यहाँ पे ये टैक्स आपको परसुएट करता है, मतलब कायल करता है कि यार टैक्स बचा लो, ना बताओ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को क्या पता लगेगा, थोड़ी सी इनकम छुपा लो तो टैक्स रेट कम लगेगा। तो कहीं ना कहीं आपको कायल कर रहा था कि यार टैक्स छुपा सकते हो तो ठीक है। तो ये इसका नुकसान है कि इसको अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज है कि ये सर्टन होता है, जैसे डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया था, इसके लिए स्लैब्स बताए गए हैं, कंपनियों के लिए 29% बताया गया। ये सर्टन है, गवर्नमेंट को पता होता है कि कितना एक वो पैसा कमा लेंगे। अच्छा,
इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब आप लोगों से उनकी इनकम का एक हिस्सा लेते हो तो लोगों को लगता है कि हमारा एक राइट है अपनी कमाई के ऊपर खुद जो है ना उसको यूज़ करने का हक है हमारा, हमारी जो कमाई है हम खुद उसको अपने तरीके से यूज़ करेंगे। आप हमारे राइट्स के अंदर इन्वेट कर रहे हैं, आप दखल अंदाजी कर रहे हैं हमारे हकूक़ के ऊपर। ठीक है, तो लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट उनके हकूक़ के ऊपर जो है वो दखल अंदाजी कर रही है, मतलब उनका एक राइट है अपनी इनकम को खुद यूज़ करना और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर रही है, उससे टैक्स ले रही है, तो ये इसका डिसएडवांटेज। एंटी इन्फ्लेशनरी, सेम वही बात जो डायरेक्ट टैक्स में पड़ी थी, सो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। टैक्स जो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स रेट बढ़ेगा तो लोगों के पास जो है वो कंजम्पशन के लिए कम पैसे बचेंगे क्योंकि उनकी इनकम कम होती जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होगी। सो इसको एंटी इन्फ्लेशनरी टूल के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो जब लोग इसको जो है वेट करना शुरू कर देंगे, इसको इसको बचाना शुरू कर देंगे टैक्स के लिए, अपनी इनकम को कम शो करना शुरू कर देंगे, तो गवर्नमेंट को नुकसान होता है अपनी कमाई का। ठीक है, तो ये इसके कुछ नुकसान हैं। सेकंड टाइप पे आते हैं जिसको हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। लास्ट में क्या था, इनकम बढ़ी, टैक्स का रेट बढ़ा। यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या था, पॉजिटिव रिलेशन था टैक्स के रेट में और इनकम में। यहाँ पे इनकम बढ़ी, टैक्स का रेट कम हुआ। ठीक है, इनकम कम हुई, टैक्स का रेट बढ़ा, मतलब इनका नेगेटिव रिलेशन है। ऐसे टाइप को, टैक्स की टाइप को हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। दिस इज अ टैक्स सिस्टम इन विच पुअर शेयर्स मोर बर्डन ऑफ टैक्स एज कंपेयर टू रिच वन। ठीक है, ये भी कहीं सुना सुना लग रहा है। अ टैक्स वेयर लोअर इनकम पर्सन पे हायर फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम एज टैक्सेस देन द हायर पर्सन इनकम पर्सन जो होते हैं। सेल टैक्स, सो दिस इज समथिंग लाइक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये इनडायरेक्ट टैक्स की तरह का ही है, उसी का ही एक नाम है। देखने का नज़रिया हमारा चेंज हुआ है, वहाँ पे हम देख रहे थे कौन डायरेक्टली देता है कौन इनडायरेक्टली देता है, तो हमने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स उसकी क्लासिफिकेशन होगी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कौन किसके ऊपर जो है वो टैक्स का बर्डन ज़्यादा लग रहा होगा, टैक्स का रेट ज़्यादा लग रहा होगा, तो जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके ऊपर वो कम लग रहा होगा, जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है। से ये भाई साहब हैं, ये दिन का 100 रुपया कमाते हैं, ये भाई साहब हैं ये दिन का जो है वो 50 रुपये कमाते हैं। ठीक है, इनके ऊपर टैक्स जो है ना वो कैसे लग रहा है कि ये जब भी कोई चीज़ खरीदेंगे, से हम कहते हैं ये एक ना ब्रेड खरीदते हैं। ठीक है, ये ब्रेड, डोन ब्रेड खरीदते हैं। डोन ब्रेड जब ये खरीदते हैं, ये हम 100 रुपये की बात कर रहे हैं, 50 रुपये की बात कर रहे हैं, तो ब्रेड की कीमत भी उस हिसाब से करेंगे। ब्रेड की कीमत के ऊपर ना इनको टैक्स देना पड़ता है 10 रुपये। ठीक है, इसने भी ब्रेड खरीदनी है, इसने भी ब्रेड खरीदनी है, दोनों को 10 रुपये देना पड़ रहा है। अब अगर हम देखें कि इसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, तो 10 को डिवाइड करें 100 से तो आपको पता लग जाएगा कितने परसेंट इसको टैक्स देना पड़ रहा है। आई थिंक कि 10% ही देना पड़ रहा है। जबकि अगर 10 को डिवाइड करें 50 से तो आई थिंक इसको 20% टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखना शुरू कर दो तो आई थिंक यही बनेगा, आप करके देख लीजिएगा। इसका मतलब है कि जिसकी इनकम कम है उसको ज़्यादा टैक्स रेट लग रहा है अपनी इनकम के हिसाब से। वैसे तो देखो दोनों ने बराबर दिया, इसने भी 10 रुपये का टैक्स दिया, इसने भी 10 रुपये का टैक्स दिया, लेकिन जब इनकम के हिसाब से टैक्स के रेट को देखा जाए ना, तो जो कम कमा रहा है उसको ज़्यादा रेट के ऊपर टैक्स देना जा पड़ रहा है। ऐसे टैक्स को कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। अच्छा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, अगर आपने इसके रिग्रेसिव टैक्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज को समझना है तो इंटरनेट टैक्स वाले ही इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने याद कर लेने। प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स, ये क्या होता है, टैक्स विच इज चार्ज एट सेम परसेंटेज ऑन ऑल इनकम लेवल्स। भाई जिसकी जितनी इनकम है छापे मुकाओ उसको एक टैक्स रेट के ऊपर टैक्स कर दो। लाइक कंपनीज के ऊपर सिंपल 29% टैक्स रेट है, तो जितनी मर्जी इनकम हो जितनी कम हो, कोई कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही होगी वो 29% के हिसाब से दे रही होगी अपने प्रॉफिट का, जो ज़्यादा इनकम कमा रहे होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे होंगे, वो उसका 29% दे रहे होंगे। इनकम टैक्स इन अ पर्टिकुलर स्लैब, ये भी इसकी एग्जाम्पल। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स हैं, इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो ये है कि इनकम टैक्स ऑन पर्टिकुलर स्लैब, लाइक मैंने आपको बताया था कि जिसकी इनकम 6 लाख से 12 लाख तक है उसको से कि 5% देना है। ये एग्जाम्पल है, आगे चल के टैक्स का सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे डिटेल में समझ आएगी। अब इस स्लैब के अंदर अंदर जितने भी
लोगों की इनकम फॉल करेगी, उनको सिंपल एक ही टैक्स रेट देना है, वो है 5%। सो ये प्रोपोर्शनल टैक्स की या फ्लैट टैक्स की एक एग्जांपल है। इनकम टैक्स उन कंपनीज जैसे मैंने आपको बताया उनके लिए फिक्स है, 29% है। या विद होल्डिंग टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स क्या होते हैं, ये एक लंबा टॉपिक है, आप आगे चल के समझेंगे, बस चुप करके इसको याद कर लें, ठीक है। विद होल्डिंग टैक्स होते हैं। और ज़कात, ज़कात भी आपको पता है कि सबको एक ही रेट पे देनी पड़ती है। चलें विद होल्डिंग टैक्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। विद होल्डिंग टैक्सेस बेसिकली वो टैक्स होते हैं जब आप जो है ना किसी को पेमेंट कर रहे होते हो तो आप उसका टैक्स काट लेते हो, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है ना, इसको बस याद कर लेना, रट्टा लगा लेना। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना एम्बिग्विटी कुछ नहीं होती, ये बड़ा वाज़ेह होता है, ठीक है। अगर कंपनीज हैं तो उनको पता है कि 29% ही हमने टैक्स देना, तो सबको पता है भाई कितना है, ठीक है। तो फ्लैट टैक्स की अच्छी बात ये है, इसका एडवांटेज ये है कि ये सर्टेन होता है, इसमें कुछ भी शको शुबात नहीं होते, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती, सिंपल एक रेट है, सबको पता है कितने देना है, ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि डस नॉट सेटिस्फाई द कैनन, कैनन मतलब कानून भी, इसको उर्दू में कानून कह लो, एक ही बात है, लॉ, लॉ कहते हैं इंग्लिश में, इसका लॉ, इसका मुतबादल वर्ड है। इक्वालिटी के कानून के ऊपर ये पूरा नहीं उतरता। मतलब ये क्या बात हुई कि हर बंदा जो है वो भाई साहब सेम ही रेट के ऊपर टैक्स दे 29%। एक कंपनी कहेगी कि भाई मैंने 2 लाख मर के पूरे साल में प्रॉफिट कमाया है, मेरे से आप उसका 29% मांग रहे हो। उधर देखो वो नेस्ले की कंपनी ने करोड़ों अरबों कमाए हैं और उससे भी सिर्फ 29% मांगो, भाई उससे उसका प्रॉफिट जैसे बढ़ा रेट भी बढ़ाओ। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि लोग इस बात पे आर्गू कर सकते हैं कि भाई सेम क्यों जो है ना वो आप लगा रहे हो सबके ऊपर। अच्छा, अब जो इसकी फेवर में बात करेंगे वो कहेंगे जस्टिफाइड है भाई, ठीक है। जो अमीर है वो कहेगा भाई मैं अपनी मेहनत से अमीर हूँ, मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ कि भाई मैंने अपनी ज़्यादा मेहनत किया। भाई तुम ज़्यादा मेहनत कर लेते, तुम्हें किसने कहा था, नेस्ले वाले कहेंगे तुम ज़्यादा मेहनत कर लेते तो तुम्हें किसने कहा था भाई 2 लाख रुपए पूरे साल में कमाओ, मैंने अरबों कमाए तो मैंने अपनी मेहनत से कमाए। सो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड है। लोग कहते हैं कि भाई जो ज़्यादा कमा सकता है वो कमाए, ठीक है। इस तरह तो लोग खुश होंगे ना कि भाई मुझे तो उतना टैक्स देना पड़ना, ये नहीं होगा मैं ज़्यादा कमाऊंगा तो टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा, तो किसी हद तक ये जस्टिफाई भी होता है। सो ये कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे। मजीद आगे चलते हैं, एक और एडवांटेज ये है, डू नॉट इम्पेड इंसेंटिव टू वर्क। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि मैं ज़्यादा काम करूंगा तो मेरा टैक्स रेट बढ़ जाएगा, भाई फिक्स टैक्स रेट है। जो जितना कमाता है, नेस्ले वाले अरबों में कमाए तो वो भी उन्होंने 29% देना है। आप 2 लाख कमा रहे हो, 4 लाख पूरे साल में कमा रहे हो, तब भी आपने 29% देखना है, ठीक है। तो इसमें इंसेंटिव ऑफ वर्क मिल रहा होता है, इसमें वो डिस्टर्ब नहीं होता कि लोग मेहनत करना छोड़ देंगे, भाई हमारा हम मेहनत करेंगे तो टैक्स रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है, ठीक है। ये ना गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होता है ना टैक्स से, उसमें बहुत कम शेयर कर रहा होता है। मतलब कंपनीज अरबों कमा रही हैं यार, उनसे आप टैक्स रेट ज़्यादा लो, ले, फिक्स होता है, फिक्स होता है भाई, ठीक है। तो ये इलास्टिक नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने डायरेक्ट टैक्स के बारे में कहा या हमने प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में कहा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। तो भाई जैसे कोई ज़्यादा कमाएगा ना तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा रेवेन्यू जाएगा। यहाँ पे वो सीन नहीं है, यहाँ पे फिक्स ही आना है, तो गवर्नमेंट के लिए इन इलास्टिक्स है। अच्छा, और लास्ट डिसएडवांटेज है कि इससे ना बढ़ जाती हैं, वाइडन हो जाती हैं इनकम इनइक्वालिटीज, ठीक है। जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो भी 29% दे रहे हैं, अरबों का प्रॉफिट कमा के सिर्फ उसका 29% दे के बाकी सारा अपनी जेब में। और जो गरीब है वो थोड़ा सा कमा के उसमें से भी 29% दे के बाकी अपनी जेब में रखता है, तो इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। सो ये कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज थे। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये खैर आंसर आपके सामने आ ही गया है, लेकिन ये फाइंड आउट कैसे करना है ये मैं आपको सिखा देता हूँ। Suppose Mr. Saad pays a tax of 200 on his income of 2000। साद जो है वो 200 टैक्स पे कर रहा है अपनी 2000 की इनकम के ऊपर, ठीक है। इफ इंक्रीज इन इनकम टू 4000, अगर उसकी इनकम बढ़ के 4000 होगी और अब उसने टैक्स कितना पे किया है 350, तो ये जो टैक्स सिस्टम है ये कौन सा है, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव या प्रोपोर्शनल। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे टैक्स की अमाउंट के ऊपर जाएंगे कि भाई यहाँ पे 200 कमा रहा था, इनकम बढ़ी उसकी तो उसने टैक्स ज़्यादा देना शुरू कर दिया, वाह ये तो प्रोग्रेसिव टैक्स है। बट हमने कहा था ये टैक्स रेट की जो है ना उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव है, कौन सा रिग्रेसिव है, कौन सा प्रोपोर्शन। सो हमें पहले तो टैक्स रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, आपने इसको समझना है अच्छे से, ठीक है। इसकी वजह से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। आपने कभी भी अमाउंट की तरफ नहीं जाना कि देखो पहले 200 दे रहा था 2000 पे, अब 350 दे रहा है 4000 पे, तो ये तो प्रोग्रेसिव है ना। हम अमाउंट के ऊपर ये डिसीजन नहीं लेते, हम लेते हैं टैक्स रेट के ऊपर।
तो हम पहले ये देखेंगे कि पहले ये किस टैक्स रेट से टैक्स दे रहा था। 200 रुपये दे रहा था, कितने के ऊपर दे रहा था? 2000 रुपये। तो रेट बन रहा था इसका 10%, ये 10% अपनी इनकम का दे रहा था। अब वो दे रहा है 350। ठीक है, इनकम कितनी है? 4000। अब कितना रेट बन रहा है? 8.75। तो इनकम बढ़ी, टैक्स का रेट कम हो गया, तो ये तो भाईजान रिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, तो इस तरह आपने देखना है। नेक्स्ट सिनेरियो है कि यही साथ की बात हो रही है, पहले वो 200 दे रहा था 2000 पे, अब उसकी इनकम 4000 हो गया, लेकिन उसने उसके ऊपर टैक्स दिया है 400। सो पहले वो कितने रेट के ऊपर टैक्स दे रहा था? 200 पे 2000 पे 200, तो 10% था। अब देख लेते हैं कितना बनता है। 400 डिवाइडेड बाय 4000, तो आपका टैक्स रेट स्टिल वही है। मतलब कि इनकम बड़ी है, टैक्स रेट कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल टैक्स। नेक्स्ट है, अगर उसकी इनकम जो है वो बढ़ के पहले 2000 थी, उस पर 200 दे रहा था, अब वो 4000 हो गई और उसने 500 टैक्स देना शुरू कर दिया। सो पहले कितना था? 10% रेट था। अब देख लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 4000, तो बन गया 12.5%। सो इनकम बढ़ी, टैक्स रेट भी बढ़ गया। ठीक है, सो ये क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, सो ये हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स कर ली। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लास्ट पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।